तुम्हारे पास एक ऐसा कन्वीनियंस स्टोर है जो फ्रीली अपोकलिप्स और रियल वर्ल्ड के बीच ट्रैवल कर सकता है। पहली नज़र में लगता है कि काउंटलेस ज़ॉम्बीज तुम्हें पल भर में चीर फाड़ कर खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। इस स्टोर के पास एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, मतलब बाहर चाहे कितना भी खौफनाक कियोस हो, अंदर कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। इसी पॉइंट पर तुम्हारे दिमाग में एक बिल्कुल अलग आइडिया जन्म लेता है। सस्ती इंस्टेंट नूडल्स, बॉटल्ड वाटर और हैम सॉसेजेस को यहाँ इंसेनली हाई प्राइस पर बेचना, क्योंकि अपोकलिप्स के इस डेंजरस वेस्टलैंड में असली कीमती चीज गोल्ड या डायमंड्स नहीं, बल्कि क्लीन फूड और पानी है। इसी वक्त तुम एक गर्म फोन पकड़े हुए हो और दूसरी तरफ से तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ठंडी आवाज आती है, लेट्स ब्रेक अप। ग्रेजुएशन को 3 साल हो चुके हैं और अब तक तुम्हारे पास कोई सेविंग्स नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिरकार तुम्हारी गरीबी से थककर रिच सेकंड जनरेशन वैंग हाउ के पास चली गई। कॉल खत्म होती है और तुम स्टूल पर बैठ जाते हो, बिल्कुल डिफीटेड फील करते हुए। पिछले कुछ सालों में पेरेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए तुमने 3,50,000 युआन का लोन लिया था, लेकिन एंड में तुम्हारे पेरेंट्स फिर भी बच नहीं पाए और ऊपर से तुम अब तक वो पैसा चुका भी नहीं पाए। तुम्हारे पास बस एक ही चीज बची है, मुश्किल से चल रहा ये छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर। तभी अचानक सब कुछ घूमने लगता है। जब तुम आसपास देखते हो तो रियलाइज होता है कि तुम अपोकलिप्स में आ चुके हो। विंडो के बाहर तुम्हें ज़ॉम्बीज का झुंड नजर आता है और जैसे ही ये अचानक से अपीयर हुआ स्टोर उनकी नजर में आता है, वो सीधा इसी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगले ही सेकंड सब पागलपन की तरह तुम्हारी तरफ चार्ज करते हैं। तुम सोचते हो बस अब सब खत्म, लेकिन जो शैटर्ड ग्लास की आवाज तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कभी आती ही नहीं। वो दरवाजा जो नॉर्मली एक धक्के से टूट जाता, अब बिल्कुल भी नहीं हिलता। इसी मोमेंट तुम्हारी आंखों के सामने एक लाइट स्क्रीन अपीयर होती है। करंट वर्ल्ड, अपोकलिप्स एरा, स्टोर स्टेटस एब्सोल्युटली सेफ। डायमेंशनल ट्रैवल दोबारा यूज करने में अभी 12 घंटे लगेंगे। मतलब अगर तुम यहां 12 घंटे सरवाइव कर लो तो वापस ओरिजिनल वर्ल्ड में जा सकते हो। तुम बाहर खड़े मॉन्स्टर्स को देखते हो और फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फेरते हो। शॉप 20 स्क्वायर मीटर से भी छोटी है और हर तरह के गुड्स से भरी हुई है। ब्रेज्ड बीफ इंस्टेंट नूडल्स, बॉटल्ड वाटर, हैम सॉसेजेस, ब्रेड, कुकीज। ओरिजिनल वर्ल्ड में इन सब की कंबाइंड वैल्यू ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं थी, लेकिन यहीं से तुम्हारे दिमाग में एक थॉट उभर कर आता है। अपोकलिप्स वर्ल्ड में सबसे वैल्यूबल चीज गोल्ड या डायमंड्स नहीं, बल्कि क्लीन फूड और वाटर है। तुम जल्दी से शेल्फ की तरफ बढ़ते हो और एक बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉटल ऑफ वाटर उठा लेते हो। ओरिजिनल वर्ल्ड में ये बॉटल सिर्फ 2 युआन में बिकती है, लेकिन ज़ॉम्बी से भरी इस दुनिया में इसकी क्या वैल्यू होगी? तुम्हें तुरंत अपना 3,50,000 युआन का डेट याद आता है और ज़ैंग चियन का फोन पर बोला हुआ सेंटेंस, लेट्स ब्रेक अप। तुम बॉटल खोलते हो और एक बड़ा गल्प लेते हो। अब तुम्हें बस एक काम करना है। इनके पास जो 12 घंटे हैं उनमें अपना फर्स्ट पॉट ऑफ गोल्ड कमाना है। तुम्हारे दिमाग में तो ये तक आता है कि शायद एक बॉटल वाटर के बदले सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड लेना भी कम होगा। शायद एक बॉटल वाटर इज इक्वल टू 10 ग्राम्स गोल्ड और एक पैक इंस्टेंट नूडल्स इज इक्वल टू 100 ग्राम्स गोल्ड। तुम खुद को फोर्स करके काम करते हो। सबसे पहले तुम्हें कस्टमर चाहिए, लेकिन जब दरवाजे पर ही दर्जन भर ज़ॉम्बीज खड़े हों तो कोई सर्वाइवर यहां आने की हिम्मत कैसे करेगा? फिर भी सिर्फ 12 घंटे चुपचाप बैठना तुम्हें मंजूर नहीं। तुम्हारी नजर ब्रेज्ड बीफ इंस्टेंट नूडल्स पर जा टिकती है और वहीं से तुम्हारे दिमाग में एक प्लान फॉर्म हो जाता है। इस रस्ट और डीके की स्मेल से भरी दुनिया में एक चीज सबसे ज्यादा इररेसिस्टिबल होगी, गर्मा गर्म इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू। तुम प्लग लगाते हो और स्विच ऑन कर देते हो। केटल बबल करने लगती है, मतलब कन्वीनियंस स्टोर में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी है। लगता है सिस्टम बाउंड ये स्पेस बाहर की दुनिया से कंप्लीटली सेपरेट है, अपनी ही दुनिया है। पानी जल्दी बॉयल हो जाता है और रिच अरोमा पूरी शॉप में फिल हो जाता है। तुम खुद भी उस स्मेल पर कंट्रोल नहीं कर पाते और गल्प कर लेते हो, लेकिन फिर एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ये माउथ वाटरिंग स्मेल बाहर कैसे भेजी जाए? डोर तो ओपन नहीं कर सकते। तुम शॉप में इधर उधर देखते हो और आखिर में तुम्हारी नजर रेंज हुड पर जाकर रुकती है। वो रिच अरोमा उस छोटे से पैसेज से बाहर निकलकर उस डेथली साइलेंट वर्ल्ड में ड्रिफ्ट होने लगता है। सेकंड्स गुजरने लगते हैं, बाहर अब भी कब्रिस्तान जैसी खामोशी है और जब तुम्हारी पेशेंस खत्म होने वाली होती है तभी अचानक से एक फ्लेम्स का बर्स्ट आता है और दरवाजे के बाहर खड़े ज़ॉम्बीज को स्वीप कर देता है। तुम विंडो से कॉशियस नजर डालते हो। वहां एक वुमन खड़ी है। उसकी आंखें आसपास के रुइंस के बीच खड़ी स्ट्रेंज शॉप को ऑब्जर्व करती है। इंटरेस्टिंग, इस हेल होल में किसी ने स्टोर खोल रखा है। वो सीधा एंट्रेंस की तरफ चलती है, लेकिन अगले ही सेकंड वो इनविजिबल ग्लास वॉल से टकरा जाती है। तुम भी अवेकेंड हो, ये तुम्हारी एबिलिटी है। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद वो कहती है, मैं नाइटिंगेल हो, शिकागो। इसका प्राइस क्या है? तुम सीधा जवाब देते हो, गोल्ड। वो सार्कास्टिकली कहती है,
तुम्हें क्या लगता है ये कौन सा जमाना है? कौन अब गोल्ड यूज करता है? तुम कामली बोलते हो, यहां मैं सिर्फ गोल्ड लेता हूं। उसका एटीट्यूड अग्रेसिव हो जाता है और वो हाथ उठाकर एक शॉट फायर करती है। फ्लेम सीधा तुम्हारे फेस की तरफ आता है, लेकिन बैरियर टच करते ही वैनिश हो जाता है। तुम शांत रहकर कहते हो, अब बिजनेस की बात करें। वो थोड़ी देर बाद मान जाती है। ठीक है बॉस को, इस कप इंस्टेंट नूडल्स का प्राइस क्या है? तुम कैजुअली बोलते हो, ज्यादा नहीं, 100 ग्राम्स गोल्ड। वो ऑलमोस्ट चिल्लाती है, क्या तुम मुझे लूट रहे हो? चाहे गोल्ड अब स्क्रैप मेटल जैसा यूजलेस हो गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पड़ा है। तुम सीधा बोल देते हो, मत खरीदो। ये कहकर तुम उसे इग्नोर कर देते हो और खुद नूडल्स खाने लगते हो। तुम्हारी स्लर्पिंग की आवाज जानबूझकर इरिटेटिंग लग रही है। नाइटिंगेल अनजाने में सलाइवा स्वॉलो करती है। उसे याद भी नहीं कब उसने लास्ट टाइम हॉट मील खाया था। नॉर्मली वो स्कैवेंज्ड कैंड फूड और एनर्जी बार्स पर सरवाइव करती थी, जो बस जिंदा रखते थे, खाने का कोई प्लेजर नहीं देते थे। तभी उसका स्टमक हल्की सी ग्राउल करता है। साउंड बहुत हल्की है, लेकिन इस साइलेंस में वो थंडर जैसी लगती है। नाइटिंगेल का फेस तुरंत रेड हो जाता है। तुम ऐसा एक्ट करते हो जैसे कुछ सुना ही नहीं और नूडल्स एंजॉय करते रहते हो। वो आखिरकार कहती है, मेरे पास अभी इतना गोल्ड नहीं है, क्या मैं बाद में पे कर सकती हूँ? तुम सीधा मना कर देते हो, यहाँ क्रेडिट नहीं मिलता। तुम चैरिटी करने नहीं आए और वैसे भी 12 घंटे बाद तुम वापस चले जाओगे। कौन जाने नाइटिंगेल टाइम पर गोल्ड ला भी पाएगी या नहीं। आखिर तुम लास्ट बाइट फिनिश करते हो और एक सेटिस्फाइड बर्प निकालते हो। फिर कैजुअली शेल्फ से एक सॉसेज उठाते हो और फिंगर्स से फ्लिक करके परफेक्ट आर्क में उसकी तरफ उछाल देते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोड पर किसी स्ट्रे कैट को खाना दिया जाता है। नाइटिंगेल की बॉडी इंस्टेंटली स्टिफ हो जाती है। ये क्लियर कंटेम्प्ट है, लेकिन उसकी रीजन कहती है कि उसे सॉसेज उठाकर तुरंत खा लेना चाहिए। टाइम जैसे फ्रीज हो जाता है और एंड में सिर्फ 2.5 सेकेंड्स बाद हंगर डिग्निटी पर जीत जाती है। 3 बाइट्स में सॉसेज कंप्लीटली खत्म। तुम कामली बोलते हो, ये मेरी सिंसियरिटी है। 100 ग्राम्स गोल्ड, एक बोल नूडल्स के लिए, फेयर प्राइस। नाइटिंगेल सिर्फ 2 वर्ड्स बोलती है, वेट फॉर मी, और तुरंत चली जाती है। उसकी स्किल्स के साथ अगर वो किसी सर्वाइवर कैंप या पुराने बैंक वॉल्ट तक पहुंच गई तो 100 ग्राम गोल्ड लाना मुश्किल नहीं। लेकिन तुम उसे फिर बुलाते हो, वेट। तुम कामली एक कैन कोला निकालते हो, वो लेजेंडरी ड्रिंक जो अपोकलिप्स से पहले हर जगह मिलती थी, लेकिन अब किसी लग्जरी लिकर से भी ज्यादा रेयर है। इसकी प्राइस 50 ग्राम्स गोल्ड है। बिना उसके रिएक्ट किए तुम स्पाइसी स्ट्रिप्स का पैक भी फाड़ देते हो। ये सस्ता है, 30 ग्राम्स गोल्ड। आइस कोल्ड कोला, स्पाइसी स्ट्रिप्स और हॉट इंस्टेंट नूडल्स। अपोकलिप्स से पहले ये बस द चीपेस्ट कॉम्बो था, लेकिन अब ये इनसेनली टेम्पटिंग है। नाइटिंगेल के फिस्ट्स इतने टाइट हो जाते हैं कि जॉइंट्स क्रीक करने लगते हैं। वो बस एक लाइन बोलती है, स्टॉक रेडी रखना, और फिर डिसअपियर हो जाती है गोल्ड लेने। इसी वक्त डायमेंशनल ट्रैवल का कूलडाउन अभी भी 10.5 आवर्स बाकी दिखाता है। तुम अपने सप्लाईज चेक करते हो, मास्टर कॉन्ग नूडल्स, नोंगफू स्प्रिंग के 10 केसेस, स्पाइसी स्ट्रिप्स के 15 पैक्स और काफी सॉसेजेस। कॉर्नर में तुम्हें 5 एग्स भी मिल जाते हैं और यहीं से तुम्हारे दिमाग में एक नया आइडिया स्पार्क होता है। लगभग 1 घंटे बाद डोर के बाहर जोर का बैंग सुनाई देता है। नाइटिंगेल वापस आ चुकी है। वो थोड़ी एग्जॉस्टेड लग रही है और उसके हाथ में एक ब्लैक बैग है। 200 ग्राम्स गोल्ड, शायद थोड़ा ज्यादा भी। सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है, अलाउ दिस आइटम टू एंटर अ सेफ जोन 1 वे। तुम साइलेंटली परमिशन देते हो और ब्लैक बैग इनविजिबल फोर्स से उठकर तुम्हारे फीट के पास आ गिरता है। नाइटिंगेल की प्यूपिल्स दोबारा शार्पली श्रिंक करती है। ये आदमी उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा अनफॉर्मेबल है। तुम गुड्स चेक करते हो, फिर ब्रेस्ड बीफ नूडल्स निकालते हो, आइस कोल्ड कोला निकालते हो और स्पाइसी स्ट्रिप्स निकालते हो। नाइटिंगेल के सामने ही तुम एक और केटल पानी बॉयल करते हो और फाइनली स्टीमिंग नूडल्स का बोल लेकर डोर की तरफ बढ़ते हो। नाइटिंगेल को लगता है अब तुम फूड उसे दे दोगे, लेकिन लास्ट सेकंड तुम रुक जाते हो। तुम पॉकेट से एक एग निकालते हो और नाइटिंगेल की तरफ देखते हो। मिस, एक एग ऐड करना है। कितना? एक एग के लिए 50 ग्राम गोल्ड। 50 ग्राम गोल्ड? क्यों ना सीधा लूट लो। लेना जरूरी नहीं है। इस शॉप के एग्स सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जिनके नसीब में होते हैं। ये बोलकर तुम एग वापस बैग में रखने ही वाले थे। वेट, पावरफुल फ्लेम अवेकनर होने की वजह से नाइटिंगेल हमेशा वो इंसान रही थी जिसके सामने लोग झुक जाते थे, लेकिन आज वो बार बार दीवार से टकरा रही थी। मुझे नहीं चाहिए, ये वर्ड्स उसके गले में अटक गए, बाहर ही नहीं निकल पाए। उसने कमर पर लटके छोटे लेदर पाउच में हाथ डाला और अंदर फील किया। कबूतर के अंडे जितना एक क्रिस्टल उसकी पाम में चुपचाप पड़ा था। मेरे पास अभी और गोल्ड नहीं है, इसके बदले एक दे दो। तुमने आईब्रो उठा दी, अंदर ही अंदर सोचा, ये अजीब चीज क्या है। तुम मना करने ही वाले थे कि एक लाइट स्क्रीन फ्लैश हुई।
High energy item detected. Low level zombie crystal core. Strongly recommend completing this transaction. तब तुम्हें अचानक एहसास हुआ कि तुम पूरी तरह गलत डायरेक्शन में सोच रहे थे। तुम 3,50,000 युआन का डेट चुकाने के तरीके सोच रहे थे, जबकि कन्वीनियंस स्टोर का असली टारगेट ये क्रिस्टल कोर्स थे। एक सेकंड में सब क्लियर हो गया। फिर भी तुम्हारे फेस पर हल्का सा डिस्गस्ट था। ये बेकार पत्थर क्या है, काफी गंदा लग रहा है। नाइटिंगेल बोली, ये ज़ॉम्बी के ब्रेन का क्रिस्टल कोर है, अ वीकनेस जैसे कल्टीवेट करते हैं। गोल्ड इसका कंपैरिजन भी नहीं कर सकता। मतलब क्रिस्टल कोर्स ही इस वर्ल्ड का कल्टीवेशन रिसोर्स थे। तुमने कंधे उठाए। मैं कन्वीनियंस स्टोर चलाता हूँ, मुझे इस चीज से क्या लेना। नाइटिंगेल गुस्से से कांप गई। ये आदमी ना सिर्फ समझ से परे था, बल्कि वैल्यू को पहचान भी नहीं रहा था। जब तुमने देखा कि वो कभी भी फट सकती है, तुमने साय किया। ठीक है, तुम इतनी सिंसियरिटी दिखा रही हो तो एक बार एक्सेप्शन कर देता हूं। जैसे ही तुमने ये कहा, तुमने मन में क्वाइटली ऑर्डर दिया और क्रिस्टल कोर तुरंत नाइटिंगेल की पाम से गायब हो गया। तुमने देखा तक नहीं और कैजुअली उसे पॉकेट में डाल लिया। फिर तुम एक डीलक्स कप इंस्टेंट नूडल्स एक्स्ट्रा एग के साथ कोला और स्पाइसी स्ट्रिप्स लेकर आए और उसके सामने रख दिए। नाइटिंगेल ने फोक उठाया और भूखे भेड़िए की तरह नूडल्स खाने लगी। बोल के बॉटम में पड़े चॉप्ड स्कैलियंस तक नहीं छोड़े। फिर कोला खोला और एक ही बार में खत्म कर दिया। उसके बाद स्पाइसी स्ट्रिप्स का पैकेट फाड़कर एक एक करके खाने लगी। तुम पूरा वक्त बस चुपचाप देखते रहे। मैं वापस आऊंगी, ये कहकर नाइटिंगेल मुड़कर कॉर्नर के अंधेरे में गायब हो गई। उसके जाने के बाद ही तुमने क्रिस्टल कोर निकाला। बेसिक ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर ह्यूमन जीन्स का लॉक तोड़ सकता है। यूज करने पर अवेकन बनने का चांस होता है। अगर अब्जॉर्प्शन फेल हो गया तो यूजर तुरंत बेसिक पार्टिकल्स में टूटकर खत्म हो जाता है। सक्सेस रेट 1% से भी कम है। तुम्हारा हाथ कांप गया और तुम लगभग क्रिस्टल कोर गिरा देते। ये क्या बकवास है, 1% से भी कम सक्सेस? ये अपॉर्चुनिटी नहीं, सीधा हेल का टिकट है। तब कन्वीनियंस स्टोर का प्रॉम्प्ट आया। स्टोर के रेंज के अंदर होस्ट किसी भी तरह के हार्म से इम्यून होगा। फिजिकल डैमेज, एनर्जी इंपैक्ट, मेंटल कंटामिनेशन और जेनेटिक कोलैप्स तक से। तुमने फिर क्रिस्टल कोर को देखा। तुम्हारे लिए इसका मतलब था जीरो रिस्क और ह्यूज रिवॉर्ड। इसे यूज कैसे करते हैं? सीधा निगल लो। ये चीज बिल्कुल एडिबल नहीं लग रही थी, लेकिन जब तुम्हें नाइटिंगेल याद आई जो हवा में से फ्लेम्स निकाल रही थी, तुमने इसे सीधा निगल लिया। अगले ही सेकंड इंटेंस पेन का सुनामी पूरे बॉडी में फैल गया। तुम्हारा बॉडी श्रिम्प की तरह मुड़ गया। सेकंड्स धीरे धीरे गुजरते गए। आखिर दर्द धीरे से खत्म हुआ और उसकी जगह एक ऐसी बॉडी मिली जो पावर से भरी पड़ी थी। क्या अवेकेंड होने का एहसास ऐसा होता है? कितनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है। तुमने नाइटिंगेल जैसा पोज बनाया और फ्लेम्स बुलाने की कोशिश की, लेकिन फिंगर टिप्स पर कुछ भी नहीं आया। साला, अवेकनिंग फेल हो गई क्या? गुस्से में तुमने साइड के शेल्फ पर पंच मार दिया और अचानक शेल्फ और उस पर रखे सारे स्नैक्स गायब हो गए। तुम्हारी कॉन्शियसनेस किसी दूसरे स्पेस से कनेक्ट हो गई थी जहां वो शेल्फ पड़ा था। तुमने हाथ बढ़ाया और शेल्फ वापस अपनी जगह आ गया। तब सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, अवेकेंड वन शागो। तुम्हारी अवेकेंड एबिलिटी डिमेंशनल स्टोरेज है जो स्पेस, टाइम और कॉन्शियसनेस को आइसोलेट कर सकती है। करंट स्टोरेज कैपेसिटी 1 क्यूबिक मीटर है। तुम स्पाइसी स्ट्रिप्स को बार बार स्टोर और निकालते रहे और धीरे धीरे डीप थॉट में चले गए। गोल्ड सिर्फ डेड क्राइसिस सॉल्व करेगा, लेकिन क्रिस्टल कोर्स ही डिमेंशनल ट्रैवल की असली की हैं। कूल डाउन में अभी भी 9 घंटे बाकी थे। जाने से पहले तुम्हें और क्रिस्टल को स्टॉक करने होंगे। एक पैक इंस्टेंट नूडल्स की स्मेल ही नाइटिंगेल को खींच लाई थी। अगर ये स्मेल 10 गुना या 20 गुना बढ़ा दी जाए तो? तुमने एक बड़ा सा पॉट निकाला और एक साथ 20 पैक इंस्टेंट नूडल्स पका दिए। फिर रेंज हुड को हाईएस्ट सेटिंग पर कर दिया। ये तुम्हारा अपोकलिप्टिक बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल था। 3 ब्लॉक्स दूर एक अबैंडन बिल्डिंग के अंदर एक यंग मैन कॉर्नर में सिकड़ा बैठा था। एक स्कार फेस्ड आदमी गन बैरल साफ कर रहा था। ग्लासेस वाला आदमी परेशानी से बोला, ब्रदर हु, शाओलियो की इंजरीज फिर वर्स हो गई हैं। अगर मेडिसिन में ही मिली तो शायद वो नहीं बचेगा। तभी एक टेम्पटिंग अरोमा हवा में तैरता हुआ आया। ब्रदर हु, कोई बाहर नूडल्स पका रहा है। चुप रहो। उसकी लॉजिक कह रही थी कि ये ट्रैप है। अपोकलिप्स में जो खुलेआम कुकिंग करे या तो पागल होता है या फिर इतना पावरफुल हंटर कि किसी से नहीं डरता। लेकिन भूख से तड़पती बॉडीज लगातार ग्राउल कर रही थी। ढूंढो, खाओ, ढूंढो, खाओ। ग्लॉसेस वाला आदमी और एंशियस हो गया। ब्रदर हु, टाइम नहीं है, देर हो गई तो ब्रॉथ भी नहीं बचेगा। ब्रदर हु जानता था अगर ऐसे ही चलता रहा तो तीनों भूख से मर जाएंगे। आखिर उसकी आंखों में रूथलेस शाइन आई। वो लोग गली दर गली गुजरे और एक छोटा कन्वीनियंस स्टोर देख लिया। एंट्रेंस पर एक बड़ा इलेक्ट्रिक कुकर रखा था। पॉट इंस्टेंट नूडल्स और हैम सॉसेजेस से भरा हुआ था और तुम 2 फ्रेम से टिक कर कैजुअली खड़े थे। ये ट्रैप ही होगा। तीनों ने हार्ड स्वॉलो किया, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। तभी ब्रदर हु ने देखा कि सामने अबैंडन व्हीकल के पीछे एक और आदमी एम्बुश में छुपा है। बाकी लोगों ने भी नोटिस कर लिया। ब्रदर हु ने तुरंत जेस्चर किया, सब चुप रहें। वो काम हुआ और जल्द ही और लुक स्पॉट कर लिए। लेफ्ट साइड सेकंड फ्लोर विंडो में एक ब्लरी फिगर और राइट एली के ट्रैश पाइल के पीछे मेटल की हल्की चमक। कम से कम 4 ग्रुप स्मेल से अट्रैक्ट होकर आ चुके थे। ऑफ कोर्स हॉल के अंदर तुम्हें भी पता था कि काफी लोग पास में जमा हो गए हैं। तुमने आवाज लगाई,
इतनी देर से देख रहे हो, भूख नहीं लगी? तुम्हारी आवाज लाउड नहीं थी, लेकिन हर छुपे इंसान तक पहुंच गई। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तुमने पॉट से एक सॉसेज निकाला और मुंह में डाल लिया। बिजनेस गुडविल पर बनता है। यहाँ नूडल्स भी हैं, पानी भी है और सॉसेज इतने कि पेट भर जाए। अबैंडन कार के पीछे छुपा आदमी आखिर बोल ही पड़ा, प्राइस क्या है? तुमने कामली जवाब दिया, गोल्ड या क्रिस्टल कोर्स। सब एक सेकंड के लिए स्टन रह गए। क्रिस्टल कोर्स समझ आता था, ये रियल हार्ड करेंसी थी, लेकिन अपोकलिप्स में गोल्ड तो स्टील प्लेट से भी कम काम का था। तभी ट्रैश पाइल के पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, साला ये लड़का हमसे खेल रहा है, इसका ट्रेड करने का कोई इरादा नहीं, चलो सब मिलकर इसे मार देते हैं और पॉट का माल बराबर बांट लेते हैं। जैसे ही ये वर्ड्स निकले, एटमॉस्फेयर और भी अजीब हो गया। सबके दिमाग तेज चल रहे थे, लेकिन तुम बिना ऊपर देखे नूडल्स खाते रहे। ट्राई कर लो, लेकिन पहले क्लियर कर देता हूं कि जो भी मूव करेगा उसका ट्रेड का राइट खत्म। फिर बस दूसरों को नूडल्स खाते और सूप पीते देखना रह जाएगा। ट्रैश पाइल के पीछे वाला आदमी अब खुद को रोक नहीं पाया। साला मुझे ये सब बकवास नहीं लगती। उसने तुरंत शॉटगन निकाली और उसके पीछे से 2 और आदमी बाहर आए। एक के हाथ में मचेटी और दूसरे के हाथ में स्टील पाइप। पूरा माहौल इसी इंतजार में था कि कोई पहला स्टेप ले और तुम्हें टेस्ट करे। उस आदमी ने बिना झिझक ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली जब कन्वीनियंस स्टोर से 2.5 मीटर दूर पहुंची तो एक इनविजिबल वॉल से टकरा कर रुक गई। शुरू से एंड तक तुमने आंख तक नहीं चपकाई, उल्टा तुमने आराम से एक और सॉसेज निकाला और मुंह में डाल लिया। पूरा स्क्वायर अजीब सी खामोशी में डूब गया। मचेटी और स्टील पाइप पकड़े उसके दोनों साथी भी वहीं जम गए। तभी अबैंडन कार के पीछे छुपा आदमी जैसे कुछ समझ गया। अगर फिजिकल अटैक्स काम नहीं करते तो नॉन फिजिकल। उसकी पाम में एक इनविजिबल वेव जमा हुई। एक साइकिक ब्लास्ट सीधा तुम्हारी तरफ शूट हुआ। ये उसकी एबिलिटी थी, साइकिक पियर्स। लेकिन जब वो साइकिक अटैक कन्वीनियंस स्टोर तक पहुंचा तो जरा सी रिपल भी नहीं बनी। उस मोमेंट पर सब समझ गए, इस छोटे से हॉल के अंदर तुम इनविंसिबल थे। टाइगर ब्रो के अंडरलिंग तक के कपड़े ठंडे पसीने से भीग चुके थे। उसे शुक्र था कि उसने जल्दबाजी में अटैक नहीं किया। तुमने आराम से मुंह के नूडल्स खत्म किए और फिर ट्रैश पाइल के पीछे वाले आदमी की तरफ देखा। मैंने पहले ही कहा था, जो भी मूव करेगा उसका ट्रेड का राइट खत्म। अब भी कोई ट्राई करना चाहता है? एरिया दोबारा मौत जैसी खामोशी में डूब गया। जैसे ही ये टेंस स्टैंड ऑफ सबको पागल करने वाला था, तभी हाई हील्स की रिदमिक क्लिक क्लिक आवाज पास आने लगी। सबने आवाज की तरफ देखा। वो नाइटिंगेल थी। टाइगर ब्रो ने उस औरत को तुरंत पहचान लिया। या यूं कहो कि इन रूइंस में जिंदा रहने वाले हर सर्वाइवर ने नाइटिंगेल का नाम सुना हुआ था। एक टॉप अवेकेंड फाइटर जो फायर को वेपन की तरह यूज करती थी। ये यहां क्या कर रही है? नाइटिंगेल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुमने काफी हंगामा कर दिया। हमेशा कुछ लोग होते हैं जो मुश्किल तरीके से ही सीखते हैं। मेरा सजेशन यह है कि जो बेकार के ख्याल दिमाग में चल रहे हैं उन्हें अभी भूल जाओ और हाथ में पकड़े उस स्क्रैप मेटल को भी। मैं खुद इस स्टोर को जरा सा भी डैमेज नहीं कर पाई। पूरा स्क्वायर फिर से चुप हो गया। टाइगर ब्रो ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ खोलकर दिखाए, कोई वेपन नहीं। दूसरे कॉर्नर्स में छुपे लोग भी एक एक करके बाहर आने लगे। नाइटिंगेल ने बाकी सब पे ध्यान देना बंद कर दिया। उसने बेल्ट से कुछ चीजें निकाली, 3 चमकते हुए गोल्ड बार्स, हर एक 1 किलो का। मुझे कुकीज, कैंड फूड और वाटर चाहिए। ऐसा खाना जो कैरी और स्टोर करना इजी हो। एक टॉप हंटर के लिए रेडी टू ईट प्रोसेस्ड फूड ही प्रैक्टिकल चॉइस था। तुम्हें स्मार्ट लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद था। थोड़ी देर में तुम कंप्रेस्ड बिस्किट्स, लंचन मीट, कैंड फूड और बॉटल्ड वाटर ले आए। सबके सामने डील आसानी से कंप्लीट हो गई। नाइटिंगेल ने खाना लिया और बिना कुछ बोले अंधेरे में गायब हो गई। अब सबकी नजर फिर तुम पर अटकी। इस बार कोई टेस्ट या किलिंग इंटेंट नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, भूख। तुमने सीधा कहा, अब तुम सबकी बारी। रूल समझ गए ना? गोल्ड या क्रिस्टल कोर्स के बदले फूड। बस दरवाजे पर खड़े उस आदमी को छोड़कर। वो आदमी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो घिसते घिसते तुम्हारे पास आया। बॉस, गलती हो गई, सच में गलती हो गई, प्लीज कुछ खाने को दे दो, एक सिप सूप भी चलेगा। उसके दोनों साथी भी घुटनों पर गिरकर भीख मांगने लगे। आसपास के सर्वाइवर्स को उन पर जरा सी सिंपैथी नहीं हुई, सिर्फ रिलीफ था कि उन्होंने जल्दबाजी में अटैक नहीं किया। तुमने ठंडे टोन में कहा, मैंने कहा था जो मूव करेगा उसका चांस खत्म। यह बोलकर तुमने उन्हें इग्नोर कर दिया और बाकी सब पर नजर डाली। और कौन ट्रेड करेगा? ब्रदर हूं ने क्रिस्टल कोर निकाला और तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। सिर्फ एक थॉट के साथ वो क्रिस्टल कोर सीधा तुम्हारी पॉकेट में आ गिरा। तुमने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर 3 बड़े बोल्स निकाले और उन्हें नूडल्स और हैम सॉसेज से ब्रिम तक भर दिया। ब्रदर हूं ने बोल पकड़ा और उस वार्मथ को महसूस किया जो उसे काफी वक्त से नहीं मिली थी। तीनों ने तुरंत बोल में मुंह घुसाया और खाना शुरू कर दिया। जैसे ही किसी ने पहला स्टेप लिया, पीछे खड़े लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। बॉस, मैं ट्रेड करूंगा। मैं भी, मेरे पास क्रिस्टल कोर्स है। जो आदमी पहले तुम पर अटैक कर चुका था वो भी आगे आया। उसने चुपचाप 2 क्रिस्टल कोर्स निकाले और आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं की। तुमने बिना एक्सप्रेशन के कोर्स लिए और उसे भी एक बोल दे दिया। एक बार ट्रेडिंग शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लिया।
कुछ लोग गोल्ड ज्वेलरी निकाल रहे थे, कुछ अलग अलग साइज की क्रिस्टल कोर्स। कुछ ही देर में तुम्हारे काउंटर के नीचे 1 दर्जन से ज्यादा क्रिस्टल कोर्स जमा हो गए और बड़ा पॉट धीरे धीरे खाली होता चला गया। लेकिन तभी पहले वाले 3 आदमी पूरी तरह डिस्पेयर में डूबते। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। वो तुरंत एक दुबले पतले सर्वाइवर पर झपटा। नूडल्स और सूप जमीन पर गिर गए। खाना खा रहे बाकी लोग भी रुक गए। सबने ठंडी गुस्से भरी नजर से उस पागल आदमी को देखा जिसने रूल तोड़ दिया था। तुमने भी नूडल्स खाना बंद कर दिया और ये तमाशा देखने लगे। अचानक एक आग की ब्लास्ट निकली। उस आदमी को चीखने का भी मौका नहीं मिला। उसका पूरा बॉडी राख बन गया। उसके दोनों साथी भी उनका वही हाल हो गया। 3 सेकंड से कम में तीनों दुनिया से गायब हो गए। नाइटिंगेल धीरे से अंधेरे से बाहर आई। मुझे रूल्स तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं। तुमने फ्रीजर से एक कोक निकाली और नाइटिंगेल की तरफ उछाल दी। तुमने कुछ नहीं कहा, बस पॉट में नूडल्स हिलाते रहे। ट्रेडिंग फिर से बिल्कुल हार्मनी में चलती रही। ब्रदर हु और उसके साथी अपना बोल खत्म कर चुके थे। सूप की आखिरी बूंद तक पी ली थी। धीरे धीरे रुइंस के हर कोने से और लोग आ गए। कन्वीनियंस स्टोर की शेल्फ्स हैरान कर देने वाली स्पीड से खाली हो रही थी। कोई प्राइस पर कंप्लेन नहीं कर रहा था, कोई ट्रबल क्रिएट नहीं कर रहा था। आखिर में स्टोर का हर एक आइटम सेल हो गया। नाइटिंगेल ने कोक का एम्प्टी कैन साइड में फेंका और तुम्हारे पास आई और कहा, तुमने अच्छा पैसा बनाया, अगली बार कब आओगे? तुमने कंधे उचकाए। पता नहीं। नाइटिंगेल ने तुम्हें एक लंबी नजर से देखा और फिर अंधेरे में गायब हो गई। सबके जाने के बाद पूरा स्क्वायर बिल्कुल साइलेंट हो गया। एक थॉट के साथ तुमने डिमेंशनल स्टोरेज खोला। अंदर 100 किलोग्राम से ज्यादा गोल्ड था और 33 क्रिस्टल कोर्स भी। क्रिस्टल कोर्स निकलने से अनबेरेबल पेन होता है, ये तुम जानते थे। फिर भी तुमने 1 सेकंड का वेट नहीं किया, सब एक ही गल्प में निकल लिए। इस बार पेन नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी अंदर से फट रही हो। अगर तुम कन्वीनियंस स्टोर के अंदर ना होते तो शायद वो एनर्जी सर्च तुम्हें तुरंत चीर देता। एक्सट्रीम पेन के बीच तुमने लास्ट एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। जब तुमने दोबारा आंखें खोली तो छत पर एक इंसेक्ट दिखाई दिया। उसके विंग्स अजीब तरीके से स्लो बीट कर रहे थे। बाहर ज़ॉम्बीज की हल्की ग्राउल तुम्हें क्लियरली सुनाई दे रही थी। तुम खून की स्मेल और मिट्टी की अर्थी स्मेल तक महसूस कर पा रहे थे। तुम्हारी सेंसेस अनबिलीवेबल लेवल तक एनहांस हो चुकी थी। तुमने शेल्फ के पास खाली जगह की तरफ हाथ बढ़ाया और फिस्ट बंद की। हल्की सी ट्रेम्बल के साथ शेल्फ धीरे धीरे हवा में उठ गया। ये डिमेंशनल स्टोरेज की पावर नहीं थी, ये टेलीकिनेसिस थी। तुमने तुरंत सिस्टम स्क्रीन समन की। अवेकन्ड एबिलिटी, फर्स्ट लेवल डिमेंशनल स्टोरेज, कैपेसिटी 1000 क्यूबिक मीटर। अवेकन्ड एबिलिटी, टेलीकिनेटिक कंट्रोल, दूर से 50 किलोग्राम तक के ऑब्जेक्ट्स मैनिपुलेट कर सकते हो। मतलब तुमने सेकंड एबिलिटी भी अवेकन कर ली थी। बाकी बचा वक्त तुमने कामली काउंटडाउन खत्म होने का वेट किया। जैसे ही वो ट्विस्टिंग सेंसेशन फिर से आई, तुम अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आ गए। रस्ट और डीके की स्मेल गायब हो गई। उसकी जगह मिट्टी और ग्रास की फ्रेश स्मेल आ रही थी। डिमेंशनल ट्रैवल कंप्लीट। करंट वर्ल्ड अर्थ। अगले जंप तक टाइम 12 आवर्स। अभी सुबह भी नहीं हुई थी। तुम फोल्डिंग बेड पर वापस गए और कुछ घंटे सो गए। 9 बजे तुम एंटीक मार्केट की एक पुरानी शॉप पर पहुंचे। बॉस, गोल्ड खरीदते हो? शॉप ओनर प्योरिटी और ओरिजिन पूछने लगा। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बस 2 गोल्ड बार्स निकालकर काउंटर पे रख दिए। उनकी भारी थड ने शॉप ओनर को तुरंत सीधा बैठने पर मजबूर कर दिया। ओनर ने गोल्ड बार्स को लगभग 10 मिनट तक ध्यान से इंस्पेक्ट किया, तब जाके उसने सर उठाया। अच्छा माल है, एक ही प्राइस, 5,80,000। तुमने सीधा जवाब दिया, 7 लाख। केडीए बहुत ज्यादा है, मैं रिस्क ले रहा हूं, ऊपर से लोगों को भी पे करना होता है। तुम फिर भी वही बोले, 7 लाख। ओनर पूरे आधे मिनट तक चुप रहा। फिर तुम्हारे अकाउंट में 7 लाख का ट्रांसफर आ गया। मार्केट से निकलते ही तुमने तुरंत डेट कलेक्टर को कॉल किया। हेलो, कौन? शाओगो। शाओगो, तो आखिर कॉल कर ही लिया। क्या हुआ, पैसे जोड़ लिए? तुमने काम लिखा। हाँ। दूसरी तरफ से जवाब आया, शहर के वेस्ट साइड पर जो अबैंडन नंबर 3 सीमेंट फैक्ट्री है, आज दोपहर 3 बजे वहां पैसे लेकर आना, अकेला। दोपहर 3 बजे सीमेंट फैक्ट्री में ब्रदर ब्याओ के पीछे 7-8 गुंडे खड़े थे। तुम्हें अकेला आता देखकर उसने मुंह से सिगरेट का बट थूक दिया। पैसे कहाँ हैं? तुमने सीधा पूछा। आईओयू कहाँ है? ब्रदर ब्याओ हंस पड़ा। आजकल प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, मेरे लड़कों को भी खाना खाना होता है। फिर उसने 5 उंगलियां उठाई। 5 लाख और मैं आईओयू यहीं जला दूंगा। तुम्हें रूल्स तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं, तुमने ठंडी टोन में कहा। मैं तुम्हें 3,50,000 देने वाला था, लेकिन अब सिर्फ 2 लाख दूंगा। तुम्हारी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सबने क्लियरली सुन ली। ब्रदर ब्याओ का चेहरा जम गया। क्या कहा तुमने? 2 लाख, एक पैसा ज्यादा नहीं। उसके पास खड़ा एक गुंडा तुरंत स्टील पाइप लेकर तुम पर झपटा, लेकिन जो खूनी सीन सब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ ही नहीं। पाइप तुमसे सिर्फ 4 इंच दूर रुक गया।
तुमने कैजुअली एक हाथ से पकड़ लिया। अगले सेकंड गुंडा ट्रक की टक्कर की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसकी दर्द भरी चीख पूरी सीमेंट फैक्ट्री में गूंज उठी। ब्रदर ब्याव तब जाके होश में आया। ऐसे पकड़ो। लेकिन कितने भी लोग आए, तुम्हारे कुछ एल्बो स्ट्राइक से ज्यादा टिक नहीं पाए। थोड़ी देर में कई गुंडे ब्रदर ब्याव के सामने जमीन पर पड़े कांप रहे थे। गुस्से से नहीं, डर से। पास मत आना, बता रहा हूं मेरा बॉस ब्रदर चियांग है। ब्रदर ब्याव घबराकर जल्दी से कागजों का एक बंडल निकाल लाया। तुमने उसके सामने ही 2 लाख रुपए गिन कर रखे। ये पहले 3.5 लाख थे, अब सिर्फ 2 लाख के लायक है। फिर तुमने IOU फाड़ दिया और मुड़ गए। फिलहाल ये मैटर खत्म था। तुम्हें अब एक और इंपॉर्टेंट काम करना था। तुम यूज्ड कार मार्केट गए और थोड़ी देर में एक सेकंड हैंड वैन लेकर निकले, सीधा शहर के सबसे बड़े फूड होलसेल मार्केट। स्टोर में घुसते ही क्लर्क कुछ बोलता, उससे पहले तुमने ऑर्डर दे दिया। 200 केसेस इंस्टेंट नूडल्स, 100 केसेस सॉसेजेस, 200 केसेस कंप्रेस्ड बिस्किट्स, 100 केसेस कैन बीफ और 500 केसेस बॉटल्ड वाटर। ऑर्डर का साइज देखकर सब शॉक हो गए, लेकिन पैसा देखकर जल्द ही सब अरेंज कर दिया। आखिर पैसा देने वाला बॉस ही होता है। पूरा दिन तुमने सारा माल लोड करने में लगा दिया। डायमेंशनल क्रॉसिंग में अभी 2 घंटे बचे थे। कल की पहली ट्रेडिंग में काफी गोल्ड रुइन से लास्ट मोमेंट पर इकट्ठा हुआ था। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए तुम्हें वॉल्यूम और अलग अलग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पे डिपेंड करना होगा, जहां लोग गोल्ड कलेक्ट करके लेकर आएंगे। अपनी बॉडी के अंदर की पावर महसूस करके तुम्हें अपने पुराने सेल्स से एक अजीब डिस्टेंस फील होने लगा था। बचे हुए 2 घंटों में तुमने डिसाइड किया कि एक अच्छा मील खाया जाए और अपने पुराने आप को फेयरवेल दिया जाए। तुम सिटी के सबसे लग्जरियस रेस्टोरेंट पहुंच गए। एंट्रेंस पर खड़ी लग्जरी कार्स के बीच तुम्हारी वैन बिल्कुल बेजगह लग रही थी। वैले तक को लगा तुम पार्किंग स्पॉट चुराने आए हो। सर, हमारे एस्टैब्लिशमेंट में। तुमने सीधा सोयाबीन साइज का गोल्ड नगेट उसके हाथ में रख दिया। गाड़ी ठीक से पार्क कर देना, नहीं किया तो पैर तोड़ दूंगा। गोल्ड का वेट हाथ में आते ही वैले वहीं जम गया। तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधा रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। सॉफ्ट लाइटिंग, वेल ड्रेस्ड गेस्ट्स, काम एलिगेंट एटमॉस्फेयर, ये सब उस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड से बिल्कुल ऑपोजिट था जहां तुम अभी थे। तभी मेन्यू देखते वक्त एक आवाज आई, शाओगुआ। ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जांग चियन थी। उसके साथ खड़ा आदमी था रिच एयर वांग हाओ। वांग हाओ एक सेकंड को स्टंट हो गया, फिर जांग चियन की वेस्ट पर हाथ रखकर तुम्हारी तरफ आया। अरे शाओगो, क्या हुआ? कन्वीनियंस स्टोर बंद हो गया? यहाँ डिश वॉशिंग जॉब के लिए आए हो? यहाँ एक स्टेक 3800 का है। तुम्हारी मंथली सैलरी से एक बाइट भी नहीं आएगा। तुमने सिर्फ इतना कहा, बहुत शोर है, हेड शेफ से कहूं जो बेस्ट हो वही सर्व करे। वांग हाओ को ऐसा लगा जैसे उसने पिल्लो पर पंच मारा हो। इग्नोर होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो फिर चिल्लाया, बहरे हो क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारे फेस पर फिर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जांग चियन को अचानक लगा तुम बिल्कुल अजनबी हो गए हो। हंगामा सुनकर रेस्टोरेंट मैनेजर जल्दी से आया। सर प्लीज काम डाउन, दूसरे गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। वांग हाओ और फूल गया। मैनेजर जो, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। अब तुम्हारा रेस्टोरेंट हर किसी को अंदर आने देता है? ऐसे लोगों को यहां बिठाना तुम्हारी क्लास गिरा रहा है। मैनेजर जो वांग हाओ को जानता था, लेकिन उसने तुम्हारी अनयूजुअल कामनेस भी नोटिस की, इसलिए पोलाइटली बोला, मिस्टर वांग, हमारा रेस्टोरेंट हर गेस्ट को इक्वल ट्रीट करता है। तुमने पूछा, प्राइवेट रूम है? मैनेजर जो तुरंत 90 डिग्री बाव में झुक गया। मिस्टर शाओगो, हमें खेद है, हम आपको प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाए। उसने तुरंत एक नया सर्वर बुलाया और तुम्हें प्राइवेट रूम में ले गया। शुरू से एंड तक तुमने वांग हाओ की तरफ देखा तक नहीं। वांग हाओ कुछ बोलने ही वाला था कि मैनेजर जो ने रोक दिया। मिस्टर वांग, अगर आपने सीन क्रिएट किया तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। प्राइवेट रूम में एक के बाद एक एक्सक्लूसिव डिशेस सर्व होने लगी। कभी तो मैंने खाने के लायक भी नहीं थे, लेकिन अब टेस्ट करके लगा खास कुछ नहीं। मील के बाद तुम कन्वीनियंस स्टोर वापस आ गए। उस वक्त नेक्स्ट रिवर्सल में 150 सेकंड्स बचे थे। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, शहर का शोर धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह अपोकलिप्स की मौज जैसी खामोशी आ गई। 12 घंटे का कूल डाउन अब 11 घंटे रह गया था। तुम्हें लगने लगा था कि जैसे जैसे ट्रेवर्सल्स बढ़ेंगे, एक दिन तुम फ्रीली दोनों वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल कर पाओगे। तुम्हें आसपास कई नजरें महसूस हो रही थी। पिछली बार के सर्वाइवर्स ने मिस्टीरियस कन्वीनियंस स्टोर की खबर हर जगह फैला दी थी। अब जो लोग आ रहे थे वो भूखे भटकते लोग नहीं, ऑर्गेनाइज ग्रुप्स के स्काउट्स थे। लगभग 10 मिनट बाद एक आदमी स्टोर की तरफ आया। डोर पर रुककर बोला, मेरा नाम स्कॉर्पियन है, मैं रॉक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ से आया हूं, एक डील की बात करनी है। उसने राइफल पीछे लटका रखी थी। हमें लार्ज क्वांटिटी में सप्लाईज चाहिए, फूड, वाटर, मेडिसिन, वेपन्स, एमो, सब कुछ। तुमने सीधा जवाब दिया, वेपन्स नहीं बेचता। स्कॉर्पियन के फेस पर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, जैसे उसने ये आंसर पहले ही एक्सपेक्ट किया हो। उसने पॉकेट से गोल्ड बार निकाली और टेबल पर रख दी। ये डिपॉजिट है, हम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं, अगर पॉसिबल हो तो बेटर प्राइस मिले। तुमने कामली कहा, मेरे प्राइसेस सबके लिए सेम है। इसी वक्त उसके पीछे शैडोज में हल्की रिपल्स दिखी। स्कॉर्पियन ने हाथ उठाकर सिग्नल दिया, हम सिंसियर हैं।
तुमने कुछ नहीं बोला, बस शेल्फ पर रखे कैंड मीट की तरफ हाथ बढ़ाया। बिना टच किए वो धीरे धीरे हवा में फ्लोट करता हुआ काउंटर पर आ गया। स्कॉर्पियन की प्यूपल्स तुरंत श्रिंक हो गई। अब तक उसे लगता था तुम्हारा सिर्फ एडवांटेज वो इम्पेनेट्रेबल डिफेंस है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम खुद भी एक पावरफुल अवेकेंड हो। तुमने कामली कहा, 1 केस कैन फूड, 1 गोल्ड बार। स्कॉर्पियन बोला, हमें एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए, हमें पता होना चाहिए तुम्हारे पास कितना स्टॉक है। यह भी उस विजिट का एक रीजन था। तुमने हल्की सी चकल की और उंगलियों से स्नैप किया। अगले ही सेकंड जमीन पर हवा से एक छोटा सा पहाड़ सा बॉटल वाटर का बन गया। ये सीन देखकर स्कॉर्पियन का दिमाग पूरे 2.5 सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया। तुमने कैजुअली पूछा, इतना काफी है? नहीं तो? और तुमने दोबारा स्नैप किया। इस बार एक और छोटा पहाड़ अपीयर हुआ, कंप्रेस्ड बिस्किट्स का। स्कॉर्पियन ने जोर से थूक निकला। उसके सामने खड़ा आदमी सिर्फ टेलीकिनेसिस ही नहीं बल्कि स्पेशल पावर भी रखता था। प्राइस कैसे सेट करते हो? तुमने सीधा जवाब दिया, मैंने पहले ही बोला था, 1 केस कैंड फूड के बदले 1 गोल्ड बार। स्कॉर्पियन तुरंत बोला, हम सब ले लेंगे, लेकिन प्रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए। तुमने कामली समझाया, गोल्ड से गुड्स ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन शेल्फ पर जो स्कैटर्ड आइटम्स हैं, अगर बल्क में लेना है तो अलग प्राइस लगेगा। स्कॉर्पियन ने तुरंत कहा, क्रिस्टल कोर्स ट्रेड में यूज नहीं हो सकते, ये अवेकेंड की पावर का सोर्स है, स्ट्रॉन्ग होल्ड की फाउंडेशन। तुमने शोल्डर्स उचका दिए, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। जैसे ही तुमने ये कहा, दोनों छोटे पहाड़ हवा में गायब हो गए। इस डील में पावर शुरू से तुम्हारे हाथ में थी। अगर स्कॉर्पियन रिफ्यूज करता तो दूसरे आउटपोस्ट ट्रेड कर लेते और पानशी स्ट्रॉन्ग होल्ड धीरे धीरे टूट जाता। स्कॉर्पियन ने दांत भींचते हुए कहा, हमें एग्जैक्ट एक्सचेंज रेट चाहिए। तुमने जवाब दिया, 100 गोल्ड बार्स और 10 क्रिस्टल कोर्स के बदले वाटर, और बिस्किट्स के लिए प्राइस डबल। स्कॉर्पियन के फिस्ट टाइट हो गए। ये सिर्फ महंगा प्राइस नहीं, सीधी रॉबरी थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को कंट्रोल किया। मुझे ये गोल्ड बार लीडर को रिपोर्ट करना होगा। तुमने कैजुअली कहा, इससे रास्ता पूछने की फीस समझ लो। तुमने गोल्ड बार पॉकेट में डाल लिया। स्कॉर्पियन कुछ बोले बिना धीरे से अंधेरे में लौट गया। तुम काउंटर पर वापस आए और ऑलरेडी स्पॉटलेस सरफेस को फिर से वाइप करने लगे। 10 मिनट बाद 3 फिगर्स सामने आए। एक मिडिल एज्ड आदमी था जिसके चेहरे पर ग्लासेस थे। पीछे 2 सोल्जर्स खड़े थे। हेलो बॉस, मेरा सरनेम जी है, सब मुझे प्रोफेसर जी बुलाते हैं। मैं लाइट हाउस शेल्टर से हूँ। तुमने कुछ नहीं बोला, बस उसे क्वाइटली ऑब्जर्व करते रहे। प्रोफेसर जी ने काम टोन में कहा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो तुम्हारा मॉडल ज्यादा देर सस्टेन नहीं होगा। अगर किसी आउटपोस्ट के पास क्रिस्टल कोर्स कम हो गए तो वो कोलैप्स हो जाएगा, फिर तुम्हारा माल कौन खरीदेगा? तुमने सीधा जवाब दिया, इसका मतलब बस ये है कि बचे हुए क्रिस्टल कोर्स और भी वैल्यूएबल हो जाएंगे। प्रोफेसर जी की स्माइल तुरंत फ्रीज हो गई। उसे समझ आ गया तुम्हें किसी सिस्टम या फ्यूचर की परवाह नहीं, क्योंकि प्राइसेस सेट करने की पावर सिर्फ तुम्हारे पास है। तभी अंधेरे से नाइटिंगेल बाहर आई। उसने क्रिस्टल कोर काउंटर पर गिरा दिया। तुमने बिना कुछ बोले एक सेल्फ हीटिंग राइस मील, 1 कैंड बीफ और 2 बॉटल मिनरल वाटर निकाल कर रख दी। नाइटिंगेल ने आइटम्स उठाए और बिना कुछ कहे चल दी। पूरी ट्रांजैक्शन साइलेंस में हुई। प्रोफेसर जी का रैशनल एनालिसिस अब मजाक बन चुका था। तुमने कामली कहा, 100 गोल्ड बार्स और 10 क्रिस्टल कोर्स के बदले वाटर मिल सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। फिर तुमने उसकी तरफ देखकर कहा, अभी जो बकवास तुमने की उसने मेरे 3 मिनट वेस्ट किए, इसलिए अब प्राइस 15 क्रिस्टल कोर्स होगा। प्रोफेसर जी ने तुरंत जवाब दिया, डील। उसे समझ में आ गया था कि वेस्टलैंड में सबसे पावरफुल अवेकेंड तुम नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारा कन्वीनियंस स्टोर अनबीटेबल है। उसने कोट के अंदर से मिलिट्री कम्युनिकेटर निकाला, 100 गोल्ड बार्स और 15 क्रिस्टल कोर्स लेकर आओ। लगभग 20 मिनट बाद दूर से इंजिन्स की आवाज आई। 2 मेटल केसेस तुम्हारे सामने रखे गए। एक में गोल्ड बार्स भरे थे, दूसरे में 15 क्रिस्टल कोर्स। तुमने बाउंड्री के बाहर एक के बाद एक वाटर के केसेस स्लाइड कर दिए। ट्रेड खत्म हुआ ही था कि अंधेरे से कुछ और फिगर्स निकले। स्कॉर्पियन वापस आ गया था। उसके साथ 20 लोगों की टीम भी थी। इंस्टिंक्टिवली दोनों साइड्स ने एक दूसरे के पर गन्स तान दी। स्कॉर्पियन बोला, जो तुमने मांगा था वो ले आए हैं। कुछ केसेस खुले गए। अंदर गोल्ड बार्स के साथ 20 क्रिस्टल कोर्स भी थे, यानी तुम्हारी डिमांड से 10 ज्यादा। ये स्कॉर्पियन का सीधा सिग्नल था। प्रोफेसर जी का फेस मुर्दे जैसा हो गया। अपोकलिप्स आ चुका है और तुम अभी भी अपने बाप को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने कैजुअली हाथ हिलाकर डिमेंशनल स्टोरेज से कंप्रेस्ड बिस्किट्स का एक बड़ा पाइल और कैंड बीफ के कई केसेस निकाल कर रख दिए। स्कॉर्पियन की सांस 1 सेकंड को रुक गई। उसका बेट सही निकला था। उसने तुरंत डीप बाउ किया, फिर प्रोफेसर जी की तरफ मुड़कर बोला, पानशी यहाँ ट्रेड करने आया है, हमें अननेसेसरी ट्रबल नहीं चाहिए, लेकिन अगर लाइट हाउस यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, उसके पीछे सब गन्स कॉक हो गए। लाइट हाउस के एक आदमी ने दांत भींच कर कहा, हम जा रहे हैं, तुम बस चुपचाप देखते रहे।
इंटरेस्टिंग। एक तरफ था लाइट हाउस जो नॉलेज और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, और दूसरी तरफ पानशी जहां स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन रूल करते थे। प्रोफेसर जी के जाने के बाद स्कॉर्पियन ने एक बार फिर बाव किया और अपनी टीम के साथ विड्रॉ कर गया। इन 2 डील से तुम्हें और 100 किलोग्राम्स गोल्ड मिल गए, लेकिन साइलेंस ज्यादा देर नहीं रहा। इस बार 3 कन्वॉयज अलग अलग डायरेक्शन से आए। हर तरफ ज़ॉम्बीज की ग्राउल सुनाई दे रही थी। तीनों फैक्शंस ने ऑलमोस्ट एक साथ बैटल प्रिपेयर करने का ऑर्डर दिया। एक तरफ हैवी मशीन गन्स और असॉल्ट राइफल्स की बर्स्ट फायर थी, दूसरी तरफ अवेकेंड लोग फायर बॉल्स और आइस स्पाइक्स छोड़ रहे थे। जब लास्ट ज़ॉम्बी को हेडशॉट से गिरा दिया गया, स्क्वायर फिर से थोड़ी देर के लिए काम हो गया। एक आदमी बोला, बॉस हम बैटल एक्स से हैं, बात करनी है। दूसरा बोला, आर्क भी गुड फेथ में आया है। तुमने सीधा कहा, लाइन में खड़े हो जाओ। बैटल एक्स ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रॉन्ग पावर थी। वर्ल्ड लीडर ने गुस्से से कहा, कब से हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है? बॉस इसका मतलब क्या है? हमने गुड फेथ में बाहर के ज़ॉम्बीज क्लियर किए हैं। तुमने फिर कहा, लाइन में खड़े हो जाओ। अगर बैटल एक्स के लोग रूल्स फॉलो नहीं करते तो मैं कुछ नहीं बेचूंगा। बर्ड आदमी बोला, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में बैटल एक्स का नाम काफी है, हमसे दोस्ती तुम्हारे लिए अच्छी होगी। तुमने शोल्डर्स उचका दिए। मुझे एक दोस्त ज्यादा या कम होने से फर्क नहीं पड़ता। रूल्स फॉलो करो या लाइन में खड़े हो जाओ। ये बात बैटल एक्स की रेपुटेशन पर सीधा अटैक था। बोल्ड आदमी ने लो ग्राउल किया, जैसे डिसीजन ले लिया हो। ले आओ। उसने पीछे वालों को सिग्नल दिया, आज मैं ही पहले खरीदूंगा। 2 लोग एक हैवी मेटल केस लेकर आए। तुमने कामली कहा, किसी ने रूल्स तोड़ दिए, ये डील खत्म। तुमने हाथ हिला दिया और सारी सप्लाईज डिमेंशनल वेयरहाउस में स्टोर कर दी। 1 सेकंड में पूरा कन्वीनियंस स्टोर खाली हो गया। दोनों फैक्शंस बोल्ड आदमी को घूरने लगे। उसका फेस रेज से भरा हुआ था। मैंने गोल्ड और क्रिस्टल कोर्स लेकर आया था, ये मेरा रिस्पेक्ट था। तुम इससे मेरी वीकनेस मत समझना। वो गरजा, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में जब बैटल एक्स बोलता है तो कोई मना नहीं करता। तुम समझते क्या हो खुद को? तुमने ठंडे टोन में कहा, मुझे भौंकने वाले कुत्ते पसंद नहीं। बड़ा आदमी चिल्लाया, फायर, और गोलियां बारिश की तरह कन्वीनियंस कोर पर बरसने लगी, लेकिन हर बुलेट इनविजिबल शील्ड से टकराकर रुक गई। तुमने कामले कहा, आज से बैटल एक्स को एक भी सप्लाई नहीं मिलेगी, और जो भी इस आदमी को मारेगा उसे 100 केसेस कैंड बीफ मिलेंगे। तुमने हाथ उठाया और जमीन पर 100 केसेस कैंड बीफ अपीयर हो गए। सबकी नजर तुरंत उस बर्ड ब्रूट पर टिक गई। वो गरजा, तो तुम सब बगावत करोगे? मैं वॉर कैप्टिव्स का 3rd बॉस हूं। आर्क वाले बोले, आर्क ही बाउंटी लेगा। हाइव वाले भी बोले, हाइव भी ये बाउंटी लेगा। बर्ड आदमी अपने लोगों पर चिल्लाया, तुम लोग भी मुझे बिट्रे करोगे? वॉर कैप्टिव्स के मेंबर्स एक दूसरे को देखने लगे। कोई उसकी आंखों में नहीं देख रहा। अपोकलिप्स में लॉयल्टी सबसे सस्ती चीज होती है। अचानक से एक ब्लेड उस बर्ड ब्रूट के चेस्ट में घुस गया। अटैक करने वाला उसका डेप्यूटी था। बर्ड ब्रूट हिचकिचाया, क्यों क्यों? डेप्यूटी का फेस बिल्कुल ब्लैंक था। 3rd बॉस, भाइयों को भी खाना खाना है। फिर वो तुम्हारी तरफ मुड़कर बोला, अगर हम वॉर कैप्टिव्स छोड़ दें तो ये डील हमारी होगी? तुमने सीधा जवाब दिया, मैंने कहा था वॉर कैप्टिव्स को मैं कुछ नहीं बेचूंगा। उन्होंने अपने ही 3rd बॉस को मार दिया, लेकिन एंड में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। अगर ये लोग अब वॉर कैप्टिव्स के मेंबर नहीं रहे तो मेरा सिंपल रूल है, मैं वॉर कैप्टिव से बिजनेस नहीं करता। बाकी सब पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। तब एक औरत आगे बढ़ी, मेरा नाम बाइलू है, आर्क शेल्टर की सप्लाई डायरेक्टर। आर्क की तरफ से मैं तुम्हें ऑफिशियली हाइव ज्वाइन करने का इन्विटेशन देती हूँ, और जो भी कैपेबल लोग हैं उनका भी वेलकम है। डेप्यूटी का दिमाग तेज घूम रहा था। हम आर्क ज्वाइन करने को रेडी है। उसके पीछे खड़े लगभग दर्जन लोगों ने एक साथ अपने वेपन्स नीचे कर दिए, सरेंडर का सिग्नल। तुम काउंटर से टिककर खड़े थे और कैजुअली हाथ उठा दिया। वो 100 केसेस कैंड बीफ का छोटा पहाड़ सीधा डेप्यूटी के सामने रुक गया। डेप्यूटी तुरंत सिग्नल समझ गया। वो बाइलू के पास गया और बोला, डायरेक्टर बाइलू, आर्क की प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद। हम ये कैन्स मीटिंग गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं। हाइव के लोग ये सीन देखकर जल रहे थे, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। इस बार कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। बाइलू काउंटर के पीछे खड़ी हो गई। हाइव का दुबला पतला आदमी भी चुपचाप उसके पीछे लाइन में लग गया। तुमने पूछा, क्या चाहिए? कंप्रेस्ड बिस्किट्स, वाटर और इंस्टेंट नूडल्स। उसने बोलते ही 2 बॉक्सेस खोले। अंदर 50 गोल्ड बार्स और 20 क्रिस्टल कोर्स थे। डील हो गई, लेकिन वो गया नहीं। बॉस, क्या यहाँ एडवांस ऑर्डर भी लिया जाता है? हाँ। कौन से एंटीबायोटिक्स ला सकते हो? जो चाहो। कोल्ड मेडिसिन जितनी ज्यादा हो सके। तुमने कामली कहा, लिस्ट बनाकर लाओ डिपॉजिट के साथ। अगली बार माल रेडी मिलेगा। अगला टर्न बी हाइव के शुएसुओ का था। बाइलू की तरह उसने भी मेडिसिन ऑर्डर किए, साथ में सिगरेट्स और अल्कोहल भी। डील के बाद छोटे मोटे लोग भी ट्रेडिंग करने लगे। किसी के पास गोल्ड ज्वेलरी थी, किसी के पास लो ग्रेड क्रिस्टल कोर्स। तभी एक आदमी एक नई चीज लेकर ट्रेड के लिए आया, कार बैटरी। तुमने बैटरी देखी और तुरंत रियलाइज किया कि इस वर्ल्ड की बैटरी एनर्जी डेंसिटी और साइकिल लाइफ तुम्हारे वर्ल्ड से ऑलमोस्ट डबल एडवांस्ड है। तब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात समझ आई।
अब तक तुम इस वर्ल्ड को बस क्रिस्टल कोर्स और गोल्ड का एटीएम समझ रहे थे, जबकि डिजास्टर से पहले यहाँ अपनी टेक ट्री भी डेवलप हो चुकी थी। तुमने मुड़कर 2 ब्रेड्स, 1 बॉटल वाटर और 2 हैम सॉसेजेस निकाले। आसपास के सर्वाइवर्स शॉक में पड़ गए। इतना सब? तुमने काम लिखा, आज से इस टाइप की बैटरी भी एक्सेप्ट होगी। क्राउड के पीछे कुछ लोनर्स चुपचाप उस आदमी को घेरने लगे। उसके हाथ में हैवी फूड था और उसका बॉडी कांप रहा था। ये खाना उसके लिए होप नहीं, डेथ सेंटेंस था। तुमने कोल्ड टोन में कहा, मुझे इससे कुछ पूछना है। जो भी मूव करेगा उसके सर के बदले में और कैंड फूड दे सकता हूं। ये सुनते ही लोनर्स जम गए। आखिर वॉर कैप्टिव्स का थर्ड बॉस अभी ज्यादा दूर नहीं पड़ा था। तुमने पूछा, नाम? जू युआन। ये बैटरी कहां से आई? स्काई वॉल टेक्नोलॉजी पार्क। मैं वहां बैटरी इंजीनियर था। थॉर 7 हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट था। डिजास्टर के वक्त हम एक बड़ा ऑर्डर कंप्लीट कर रहे थे। कंपनी वेयरहाउस में अभी भी हजारों बैटरीज पड़ी होंगी, लेकिन पार्क के हजारों एम्प्लॉयज ज़ॉम्बीज बन गए थे। तुमने सिर हिला दिया। अगर तुम अपने गोल्ड से प्रोडक्शन लाइन रिक्रिएट कर पाओ तो थॉर 7 की स्पेक्स ओरिजिनल वर्ल्ड में एनर्जी रेवोल्यूशन शुरू कर सकती हैं। तुमने पूछा, अगर प्रोडक्शन लाइन खत्म भी हो गई हो तो क्या तुम मैन्युफैक्चरिंग डेटा ला सकते हो? रॉ मटेरियल्स, फॉर्मूलाज, प्रोसेस, सब? यू युआन बोला, सर्वर्स में सब फाइल्स हैं। अगर सर्वर्स मिल गए तो मैं डेटा निकाल सकता हूं। तुम्हारी नजर तुरंत बदल गई। ये आदमी सिर्फ इंजीनियर नहीं, चलती ट्रेजर वॉल्ट की था। तुमने डिसाइड कर लिया कि इसके लिए लोकल पावर्स की हेल्प चाहिए होगी। तुमने सीधा कहा, आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। जो टेक प्रोडक्ट्स मुझे मिलेंगे उनका एवेल्युएशन तुम करोगे। बदले में मैं तुम्हें फूड और वाटर दूंगा। यू युआन के दिल में खुशी का एक्सप्लोजन हुआ। ये होता है ओवरनाइट राइज। कुछ सर्वाइवर्स ने भी बात पकड़ ली। अगर एक बैटरी से यू युआन की लाइफ चेंज हो सकती है तो उनकी क्यों नहीं? थोड़ी देर में एक गोल्ड रश जैसा सीन बन गया। कोई मिलिट्री ड्रोन का डैमेज मदरबोर्ड ला रहा था, कोई बायोलॉजिकल सैंपल का सील्ड केस, कोई आधा जला एकेडमिक जर्नल। तुमने सब एक्सेप्ट किया और यू युआन से अप्रेजल करवाया। ये रश काफी देर तक चलता रहा। तभी दूर से 2 तेज हेडलाइट्स डार्कनेस को चीरती हुई आईं और इंजन की पावरफुल रॉर सुनाई दी। बाइलू और पतले शुए सुओ ऑलमोस्ट एक साथ गाड़ी से उतरे। जमीन पर गोल्ड और क्रिस्टल कोर से भरे क्रेट्स रखे गए। बाइलू बोली, ये आर्काइव का डिपॉजिट है। तुमने कामली कहा, डिपॉजिट रिसीव हो गया है। अगली डील तक गुड्स रेडी मिलेंगे। बाइलू और शुए दोनों ने एक साथ बो किया। डील हो चुकी थी, लेकिन दोनों जाने को रेडी नहीं थे। उनकी नजर यू युआन और उस जंग फाइल पर थी। तुम्हारा एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था। तुमने कैजुअली बोला, नदर्न रूइंस में स्काई डोम टेक्नोलॉजी पार्क है। वहां पर हजारों थॉर 7 बैटरीज पड़ी हैं, लेकिन वहां 5000 से ज्यादा ज़ॉम्बीज जमकर बैठे हैं। सब एक सेकंड के लिए चुप हो गए। तुमने कंटिन्यू किया, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं पैसा कमाने का। पैसा मैं दूंगा, मैन पावर तुम दोगे। टेक पार्क क्लियर करो और सर्वर मेन फ्रेम्स बिल्कुल इंटैक्ट लेकर आओ। बाइलू और हंगफंग दोनों के दिमाग तेज चलने लगे। रिस्क स्काई हाई था, लेकिन पे ऑफ भी उतना ही बड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मिस्टीरियस शॉप ओनर के साथ रिलेशन बिल्ड करने का चांस था। हंगफंग बोला, हाइव रेडी है। हमारा रिपर स्क्वाड रूइंस में सबसे पावरफुल असॉल्ट टीम है। बाइलू तुरंत बोली, इतनी जल्दी मत बोलो। आर्क के पास बेस्ट टेक्निकल टीम है। हैकिंग, डिसमेंटलिंग, ट्रांसपोर्ट, सब। स्काई डोम मिशन हम लेंगे। तभी स्कॉर्पियन बोला, रॉक भी ज्वाइन करेगा। हमारे पास सबसे ज्यादा वीकेंड है। सर्वर सेफ वापस आएगा। बाइलू हंसी, 5000 ज़ॉम्बीज। जब तुम्हारे अवेकेंड की स्टैमिना खत्म होगी तब क्या करोगे? तब प्रोफेसर जी ने बोला, ये ब्रूट फोर्स का काम नहीं। टेक स्टाफ के बिना तुम गेट तक नहीं पहुंचोगे। और स्काई वॉल्ट के चीफ पावर इंजीनियर वांग चोंगमिंग हमारे लाइट हाउस में है। उससे बेटर कोई इस जगह को नहीं जानता। ये सुनते ही बाइलू, हंगफंग और स्कॉर्पियन के फीसेस बदल गए। लाइट हाउस के पास हिडन ट्रम्प कार्ड था। तुमने हाथ उठाकर सबको लोग दिया, बस मुझे फर्क नहीं पड़ता आर्क हो, रॉक हो या कोई और। मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अगर सर्वर्स को कुछ हुआ या मुझे मेरा चाहा हुआ नहीं मिला तो तुम में से कोई भी मुझसे दोबारा एक दाना चावल तक नहीं खरीद पाएगा। ये वर्ड्स इतने ब्लंट और अनफॉरगिविंग थे कि चारों रिप्रेजेंटेटिव्स के चेहरे सफेद हो गए। सबसे पहले रॉक ने अग्री किया, फिर बाकी 3 फैक्शंस भी मान गए। रूइंस की 4 सबसे पावरफुल फैक्शंस ने एक साथ एक अनप्रेसिडेंटेड अलायंस बना लिया। लगभग 100 अवेकेंड और कई 100 एलीट सोल्जर्स की फोर्स रेडी हो गई। तुमने यू युआन की तरफ इशारा किया, ये तुम्हारे साथ जाएगा। बाल भी कम नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो बॉस, मिस्टर यू युआन बिल्कुल सेफ वापस आएंगे। तब किसी ने एक और रिस्क मेंशन किया, वॉर कैप्टिव्स। उनका थर्ड बॉस यही मारा गया था। उनका लीडर ले बाओ रिवेंज लेने वाला आदमी था।
अगर वो मिशन के टाइम ट्रबल क्रिएट करे तो हजारों ज़ॉम्बीज के बीच छोटी सी डिसरप्शन भी डिजास्टर बन सकती है। सबकी नजर फिर तुम्हारी तरफ आ गई। तुमने ठंडे टोन में कहा, वॉर कैप्टिव्स का एक नॉर्मल मेंबर 10 केसेस कैन बीफ, माइनर लीडर 100 केसेस कैंड फूड और उनका बॉस ले बाओ उसके लिए 1000 केसेस कैंड फूड। फिर तुमने कामली ऐड किया, चाहे तुम 4 फैक्शंस हो या कोई लोन ड्रिफ्टर, जो भी उसका सर लाएगा कैंड फूड उसका। ये सुनते ही चारों फैक्शंस ने एक साथ सांस खींच ली। बाइलू ने जो रिस्क बोला था वो तुम्हारे लिए रिस्क था ही नहीं। स्क्वायर दोबारा डेथली साइलेंट हो गया। अब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे खिलाफ सोचने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आज टारगेट वॉर कैप्टिव्स थे, कल उनमें से कोई भी हो सकता था। बाउंटी अनाउंस हो चुकी थी, नेगोशिएशन का कोई चांस नहीं। बाइलू, हंग फ्रैंक, स्कॉर्पियन और प्रोफेसर जी, ये चारों लोग जो रूइंस को एक स्टॉम्प से हिला सकते थे, अब बिना एक और शब्द बोले वहां से निकल गए। उन्होंने तुरंत टास्क डिवाइड किए और फिर अपने अपने लोगों के साथ व्हीकल्स में बैठकर जल्दी से निकल गए। जाने से पहले बाइलू खास तौर पर जो युआन के पास आई। मिस्टर जो युआन, प्लीज हमारे साथ चलिए, रास्ते में हमें टेक पार्क के बारे में और डिटेल्स चाहिए होंगी। जो युआन ने इंस्टिंक्टिवली कन्वीनियंस स्टोर की तरफ देखा। सिर्फ तुम्हारी हल्की सी नोट मिलने के बाद ही वो आर्क के लोगों की गाड़ी में बैठा। दरवाजा बंद करने के बाद तुम तुरंत दूसरी दुनिया वापस जाने की जल्दी में नहीं थे। बस एक थॉट के साथ तुमने आज के ट्रेड का सारा पैसा निकाल लिया। जरा भी हेजिटेशन के बिना तुमने एक मुट्ठी उठाई और सीधा मुंह में डाल ली। वो फेमिलियर दर्द फिर से बॉडी में फैल गया। जब लास्ट एनर्जी भी अब्सॉर्ब हो गई तो तुमने अचानक आंखें खोल दी। सिस्टम की आवाज आई, अवेकेंड 1 शाओगो, एबिलिटी 1 डायमेंशनल स्टोरेज, करंट कैपेसिटी 3000 क्यूबिक मीटर्स, एबिलिटी 2 टेलीकिनेसिस, अब दूर से 200 केजी तक ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल कर सकते हो, उन्हें रीशेप और एक्सेलरेट भी कर सकते हो। ये अब सिंपल रिमोट रिट्रीवल नहीं रहा था। तुम्हारी नजर कॉर्नर में रखे मेटल शेल्फ पर गई। इस बार तुमने ना हाथ उठाया ना ग्रैबिंग मोशन किया, सिर्फ एक नजर डाली और मेटल शेल्फ तुरंत कंप्रेस होकर एक अल्ट्रा डेंस मेटल बॉल बन गया। डायमेंशनल ट्रैवल में भी 12 मिनट बाकी थे। वापस जाने का टाइम हो चुका था। थॉर 7 बैटरी का आइडिया तुम्हारे दिमाग में एक सीड की तरह गिर चुका था, जो अब एम्बिशन का पूरा जंगल बन रहा था। अब तुम सिर्फ एक इंटरडायमेंशनल मिडिलमैन बनकर सेटिस्फाइड नहीं थे। इस सेफ मॉडर्न वर्ल्ड में तुम अपना खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाले थे। वो 100 टन्स गोल्ड अब जल्दी से वर्किंग कैपिटल में कन्वर्ट करना जरूरी था, लेकिन इतना गोल्ड नॉर्मल चैनल से मूव करना इम्पॉसिबल था। तुम्हारे दिमाग में एक नाम आया, ब्रदर ब्याओ। वो लोन शार्क जरूर सिटी के ग्रे मार्केट से कनेक्टेड होगा। फिलहाल सबसे सेफ और एफिशिएंट ऑप्शन यही था कि उसके कनेक्शंस यूज करवाए जाएं। पैसा अरेंज होते ही तुम क्रेजी लेवल पर स्टॉक खरीदोगे और 3000 क्यूबिक मीटर वेयरहाउस और कन्वीनियंस स्टोर दोनों को भर दोगे। उसके बाद एक टेक कंपनी रजिस्टर करोगे और बेसिक फ्रेमवर्क रेडी करोगे ताकि स्काईडोम टेक पार्क से मिलने वाले टेक्निकल डेटा को हैंडल किया जा सके। तुम्हारे थॉट्स बिल्कुल क्लियर थे। हर स्टेप सीधा उस मैसिव गोल की तरफ पॉइंट कर रहा था। तभी डायमेंशनल ट्रैवल रेडी हो गया। एक थॉट के साथ फेमिलियर वेटलेस फीलिंग फिर बॉडी को घेरने लगी। डायमेंशनल ट्रैवल कंप्लीट, करंट वर्ल्ड अर्थ, नेक्स्ट ट्रैवल कूल डाउन 11 आवर्स। विंडो के बाहर सिटी की नियॉन लाइट्स और बिजी ट्रैफिक चल रहा था। कुछ सेकंड्स पहले जो साइलेंट रून्स थे, उसके कंपैरिजन में ये बिल्कुल अलग यूनिवर्स लग रहा था। ये एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट तुम्हें और स्ट्रांगली फील करवा रहा था कि तुम्हें इस पावर को मजबूती से पकड़ कर रखना होगा। ब्लू स्टार पर वापस आकर तुम तुरंत स्टोर से बाहर नहीं निकले। तुम बेड पर लेट गए। मेंटल पावर बढ़ने से स्लीप की नीड काफी कम हो चुकी थी, लेकिन कुछ घंटे रेस्ट बॉडी को पीक कंडीशन में ले आते। जब तुम्हारी आंखें दोबारा खुली तो टाइम 11 AM था। जल्दी से लंच करके तुमने ब्रदर ब्याओ को कॉल किया। हेलो, कौन? शाओगो। ब्रदर गो, क्या काम है? मेरे पास एक बैच गुड्स एंड बेचने के लिए। ब्रदर गो, एक बात पूछूं? माल लेजिट है, थोड़ा रिस्क है, लेकिन ज्यादा नहीं। पिछली बार वाली सीमेंट फैक्ट्री में अकेले आना। समझ गया, टाइम पे पहुंच जाऊंगा। जल्दी ही 3 बज गए। वही सीमेंट फैक्ट्री, लेकिन इस बार सोफे पर तुम बैठे थे। ब्रदर ब्याओ टाइम पर आ गया, लेकिन तुम्हारे सामने वो जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। ब्रदर गो, यही माल है जो मूव करना है। तुमने सैक में से एक गोल्ड बार निकाला। ब्रदर ब्याओ की प्यूपल्स थोड़ी सी श्रिंक हो गई। 500 ग्राम्स का गोल्ड बार वैल्यूएबल था, लेकिन कोई भी बड़ा गोल्ड शॉप हैंडल कर सकता था। वो यही सोच रहा था कि तुमने सैक खोल दिया और अंदर गोल्ड बार से भरा हुआ था। ब्रदर ब्याओ वहीं जम गया। दिमाग ब्लैंक। एक नहीं,
पूरा पाइल, टोटल 20 बार्स ईच ऑफ 500 ग्राम्स। ब्रदर ब्याओ का बॉडी अनकंट्रोलेबली कांपने लगा। 20 बार्स मतलब 10 केजीज। क्या इन्होंने गोल्ड वॉट लूट लिया या आर्मर ट्रक ही उड़ा दिया? फिर उसे तुम्हारी फोन वाली लाइन याद आई, रिस्क ज्यादा नहीं, ये तुम्हारे हिसाब से ज्यादा रिस्क नहीं? इस लेवल का माल छुआ तो सीधा मौत का टिकट मिलता है। गो ब्रदर गो, आप मुझे मरवा देंगे? तुमने ठंडे टोन में पूछा। हैंडल कर सकते हो या नहीं? ब्रदर ब्याह चुप हो गया। दिल में तो वो कहना चाहता था कि वो लायक ही नहीं है इस काम के। वो तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि तुम बहुत ही खतरनाक आदमी हो। तुमने हल्का सा ताना मारा, इतना सा गोल्ड भी हैंडल नहीं कर सकते और खुद को लोन शार्क कहते हो? मास्टर गो, इतना बड़ा केस मैं सच में हाथ नहीं लगा सकता। तुमने काम लिखा, रिलैक्स, गोल्ड क्लीन है, किसी केस से लिंक नहीं, बस मुझे खुद एक एक करके मूव करने का मन नहीं। ब्रदर ब्याओ ने डरे डरे पूछा, मास्टर गो, क्या मैं कॉल करके स्ट्रीट वालों से पूछ सकता हूँ? तुमने हाथ हिला दिया। उसे लगा जैसे माफी मिल गए। वो साइड में जाने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। स्पीकर फोन ऑन कर दिया। हेलो ब्याजी, क्या हुआ यार? रिसेंटली गोल्ड से रिलेटेड कोई केस हुआ है क्या? दूसरी साइड वाले आदमी को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। कैसा केस? हर जगह कैमरेज लगे, कौन करेगा ऐसा काम? तू रिच हो गया क्या? गोल्ड खरीदने का प्लान है। ये जवाब सुनते ही ब्रदर ब्याह बिल्कुल रिलैक्स हो गया। कॉल कट करके तुम्हें नए नजरिए से देखा। मास्टर गो, इतना माल मैं अकेला मूव नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी को जानता हूं जो कर सकता है। तुमने फिर हाथ हिला दिया। ब्रदर ब्याह ने कांपते हाथ से दूसरा नंबर डायल किया। हेलो सिस्टर सू, मैं ब्याजी। एक बड़ा क्लाइंट है मेरे पास, गोल्ड बेचना चाहता है, काफी ज्यादा, लगभग 10 केजीज। दूसरी साइड कुछ देर साइलेंस रहा, फिर जवाब आया। हाफ एन आवर बाद यूजुअल प्लेस, मैं खुद माल चेक करूंगी। थोड़ी देर बाद तुम एक प्राइवेट क्लब में थे। सिस्टर सू की पाव पहने एक एलिगेंट औरत थी। उसने सिग्नल किया बैठने का। तुमने बिना फॉर्मेलिटीज की सीट ले ली और सैक टेबल पर फेंक दिया। सिस्टर सू चाय डालती रही। कप तुम्हारे सामने रखने के बाद ही उन्होंने बात शुरू की। फ्रेंड, आपको कैसे एड्रेस करूं? मिस्टर गो। मिस्टर गो, गुड्स देख सकती हूँ? तुमने सिर हिला दिया। बैग खोला, अंदर 10 गोल्ड बार्स शांत पड़े थे। सिस्टर सू एक्सपर्ट हैंड से उन्हें चेक करने लगी। काफी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, 999 प्योर गोल्ड और फुल वेट पे, स्टैंडर्ड लार्ज गोल्ड बार्स। फिर उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा। इतना बड़ा शिपमेंट कहाँ से आया? तुमने बस चाय का एक सिप लिया। वो बोलती रही, ट्रस्ट की बात नहीं है, लेकिन बिजनेस के रूल्स होते हैं। 10 केजीज छोटी बात नहीं। वो तुम्हारा एक्सप्रेशन रीड करने की कोशिश कर रही थी। तुम चुप रहे, सिर्फ ब्याओगे की तरफ देखा। ब्याओगे तुरंत समझ गया और बाहर निकल गया। तब तुमने बैग से एक गोल्ड बार निकाला और हल्का सा प्रेशर दिया। गोल्ड बार तुम्हारे हाथ में पट्टी की तरह मुड़ गया। इतनी स्ट्रेंथ वाले आदमी को डर्टी गोल्ड बेचने की जरूरत नहीं होती। सिस्टर सू ने गहरी सांस ली और प्राइस बोला, 710 पर ग्राम। 10 केजीज का मतलब 7 मिलियन। तुमने ना हाँ कहा ना कहा, बस पूछा मैक्सिमम कितना मूव कर सकती हो? सिस्टर सू थोड़ी हेजिटेट हुई। ये उसके पूरे नेटवर्क की लिमिट टेस्ट करने जैसा था। अगर गुड्स ऐसे ही क्लीन हुए तो मैं महीने में 50 केजीज मूव कर सकती हूँ, मतलब 35 मिलियन पर मंथ। तुमने धीरे से एक उंगली उठाई। 100 केजीज, 1/10 ऑफ अ टन। सिस्टर सू का कंपोजर टूट गया। गो, मिस्टर गो, आप मजाक कर रहे हैं? 1 टन गोल्ड करंट प्राइस पर ऑलमोस्ट बिलियन लेवल कैश फ्लो बनाता है। उसका नेटवर्क इतना बड़ा ऑपरेशन हैंडल नहीं कर सकता था। इम्पॉसिबल। कोई प्राइवेट चैनल एक महीने में 1 टन गोल्ड मूव नहीं कर सकता। ये सिर्फ पैसे का इशू नहीं, ये पूरे मॉडर्न फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम को चैलेंज करना होगा, और इतना कैश फ्लो अथॉरिटीज का अटेंशन जरूर खींचेगा। ये सब प्रॉब्लम्स तुमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे। तुमने सीधा सवाल उठाया, अगर मुझे सारा गोल्ड कैश में कन्वर्ट ही ना करना पड़े तो? सिस्टर सू एक सेकंड के लिए रुक गई। मतलब एसेट स्वैप? तुमने गामली जवाब दिया, मुझे एक इंडस्ट्रियल पार्क या बैटरी मैन्युफैक्चरर चाहिए। ये जवाब उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो सच में स्टन हो गई थी। उसने सोचा था तुम लग्जरी लाइफ के लिए गोल्ड मूव कर रहे हो, लेकिन तुम तो रियल बिजनेस खड़ा करने की बात कर रहे थे। एक ऐसा आदमी जो नंगे हाथ से गोल्ड बार को मोड़ सकता है, जो हर महीने 1 टन गोल्ड सप्लाई कर सकता है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। अब ये सिर्फ एक डील नहीं रही थी, ये एक ऐसी कैपिटल ऑपरेशन बन रही थी जिसका स्केल वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। उसने धीरे से कहा, मिस्टर गो, ये मेरी अथॉरिटी से बाहर है, मुझे अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करना होगा। तुमने बस हाथ हिला दिया। वो कॉल करने लगी, बॉस, सुभान बोल रही हूँ, यहाँ एक बड़ा डील है, गोल्ड क्लीन है, क्वांटिटी भी बहुत बड़ी है। इतना कहकर उसने तुम्हारी तरफ देखा। फिलहाल इनके पास 300 किलो स्टॉक है, सप्लाई 1 टन पर मंथ तक जा सकती है। कॉल खत्म होते ही सुभान की पोजीशन तुरंत बदल गई। अब वो डील की लीडर नहीं रही, सिर्फ एक मैसेंजर थी। उसने तुमसे कहा,
मिस्टर गुओ, मेरे बॉस आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, कल शाम 7 बजे, यही जगह। तुमने सिर्फ नोट किया और टेबल पर रखे गोल की तरफ इशारा किया। ये बैच पहले बेच देते हैं। सोवान बोली, गुड फेथ के लिए इस बैच पर 810 रुपीज युआन पर ग्राम देंगे। 5 मिनट भी नहीं लगे और 8 मिलियन रुपीस तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। डील कंप्लीट होने के बाद सोवान खुद तुम्हें बाहर तक छोड़ने आई और तब तक खड़ी रही जब तक तुम्हारी वान निकल नहीं गई। तुम्हारे जाते ही ब्रदर बियाओ चमचागिरी वाली स्माइल के साथ उसके पास आया। सिस्टर सू, डील कैसी रही? सोवान ने उससे सीधा देखा। आज के बाद मिस्टर गुआ से रिलेटेड कोई भी काम हो, एक भी सवाल मत पूछना, जो बोले बस करो। अगर कुछ गलत हुआ तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ये सुनते ही ब्रदर ब्याओ के दिल में झटका लगा और वो मुर्गे की तरह बार बार सर हिलाने लगा। तुम वहां से सीधा कन्वीनियंस स्टोर वापस नहीं गए, तुम सीधे होलसेल सेंटर पहुंच गए। पिछली बार वाला सेल्समैन तुम्हें देखते ही भाग कर आया। बॉसलिन वापस आ गए, इस बार क्या चाहिए? तुमने लिस्ट दी और कहा, हर कैटेगरी की क्वांटिटी 10 गुना कर दो। मैनेजर ने लिस्ट देखी तो उसके हाथ हल्की सी काम गए, लेकिन फिर भी बोला, सब अरेंज हो जाएगा। तुमने 2 मिलियन युआन का पेमेंट किया और फिर बार बार ट्रिप्स लगाकर गुड्स इंडस्ट्रियल पार्क तक शिफ्ट करते रहे जब तक डायमेंशनल वेयरहाउस आधा भर नहीं गया। लेकिन तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। तुम जानते थे कि उस रूइंड वर्ल्ड में एक सिंपल एंटीबायोटिक्स का बॉक्स गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूबल है। तुम गाड़ी चलाकर सिटी के होलसेल मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट गए। तुमने कोई बड़ा फैंसी स्टोर नहीं चुना, बल्कि एक छोटी सी गली की शॉप में घुस गए। मिडिल एज्ड शॉपकीपर ने एक नजर डाली और सीधा बोला, प्रिस्क्रिप्शन या हॉस्पिटल लाइसेंस के बिना सेल नहीं। तुमने फोन निकाला और बैंक बैलेंस दिखा दिया। स्क्रीन पर जीरोस की लंबी लाइन देखकर उसकी आंखें फैल गईं। तुमने कामली कहा, एमॉक्सिसिलिन, टर्निकेट्स, गॉस सोल्यूशन, सेलाइन, जितना है सब दे दो। आदमी एक सेकंड के लिए चुप हो गया। इतना सब क्यों? तुमने सीधा जवाब दिया, बस बताओ बेचोगे या नहीं। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, स्टोर पीछे है, मेरे साथ आओ। आधे घंटे के बाद तुम्हारी गाड़ी मेडिसिन बॉक्सेस से भरी हुई थी और 1 मिलियन से ज्यादा का पेमेंट हो चुका था। अगला स्टॉप वूजिंग सिटी था। तुमने डीजल जनरेटर्स के 20 यूनिट्स लिए, सोलर चार्जिंग पैनल्स और मैचिंग बैटरीज भी ली। फिर टूल्स, रेंचेस, प्लायर्स, वेल्डिंग मशीन, सब बॉक्सेस के बॉक्सेस उठवा लिए। आखिरी स्टॉप था गैस स्टेशन। नॉर्मल स्टेशन इतना फ्यूल नहीं देते, लेकिन ब्रदर ब्याओ ने एक हिडन प्राइवेट डिपो का एड्रेस दिया था। जब उसने सुना तुम 100 बैरल्स गैसोलीन और डीजल लेने आए हो तो वो तुम्हें भगवान बुलाने को रेडी था। जो मिलियंस तुमने यहाँ खर्च किए थे वो दूसरी दुनिया में 100 या 1000 टाइम्स रिटर्न देने वाले थे। तब भी डायमेंशनल कूल डाउन में आधा घंटा बाकी था, लेकिन तुमने वेट करने का डिसीजन लिया, क्योंकि अगर अब ट्रैवल करते तो वहां नाइट होती। तुम चाहते थे कि अराइवल डे टाइम में हो। सुबह 6 बजे तुम्हारी आंख खुली और फेमिलियर वेटलेसनेस फीलिंग बॉडी में फैल गई। डायमेंशनल ट्रैवल कंप्लीट। करंट वर्ल्ड, अपोकलिप्स एरा। नेक्स्ट कूल डाउन 10 आवर्स। दरवाजा खुलते ही लोनर्स का क्राउड तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ा। बॉस, बैटरी लाया हूं, देख लो। उसके हाथ में थोर 7 बैटरी थी। नेक्स्ट सेकंड बैटरी गायब और उसकी जगह ब्रेड और बॉटल वाटर आ गया। कुछ ही वक्त में सर्वाइवर्स का स्वार्म लग गया। ये ट्रेडिंग चलता रहा जब तक 7 बजे जमीन हल्की सी कांप नहीं लगी। रूइंस की चारों मेजर फैक्शंस अपनी व्हीकल्स के साथ एक साथ उतरी। बॉस, सब रेडी है, टेक्निकल स्टाफ और इक्विपमेंट सब आ गए हैं। हाइव स्काउट्स ऑलरेडी आगे रास्ता क्लियर कर रहे हैं। इंजीनियर वांग चोंग मिंग ने सर्वर की एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म कर दी है। तुमने अचानक पूछा, सबने ब्रेकफास्ट किया? ये क्वेश्चन उन्हें कंफ्यूज कर गया। जवाब देने से पहले ही तुमने हाथ घुमाया और इंस्टेंट नूडल्स, सेल्फ हीटिंग राइस और कैंड फूड का एक बड़ा पहाड़ सामने आ गया। चारों लीडर्स ने एक साथ ठूक निकला। अपोकलिप्स में पेट भर खाना भी मुश्किल था और यहाँ ये लेवल का मील मिल रहा था। किसी ने चिल्लाया, बॉस का ऑर्डर है, लाइन लगाओ। और तुरंत सोल्जर्स ऑर्डर ही लाइन में लग गए। उनकी आंखें लाल हो गईं जब वो बड़े बड़े बाइट्स में खाना खाने लगे। अगर डिपार्चर से पहले ब्रेकफास्ट इतना जनरस है तो मिशन कंप्लीट होने पर रिवॉर्ड क्या होगा? तभी तुमने एक और मूव किया। कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस जमीन पर गिराए। अंदर सिगरेट्स थीं। अपोकलिप्स में सिगरेट्स क्रिस्टल कोर्स के बाद सेकंड हार्ड करेंसी थी। तुमने कहा, रेगुलर सोल्जर्स को 2 पैकेट्स, अवेकेंड को 1 कार्टन। ये सिर्फ सप्लाई नहीं थी, ये मोरल बूस्ट था। लोगों का टेंशन तुरंत कम हो गया। सबको लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तुमने फिर हाथ उठाया। इस बार ब्लैक केसेस आए जिन पर प्रिसाइज मार्किंग्स थीं। प्रोफेसर जी तुरंत भागकर आया और एक केस खुला। अंदर रिकॉनेसेंस ड्रोन्स थे। बाकी केसेस में रेडियोस थे, एंटी जैमिंग सिस्टम और अल्ट्रा लॉन्ग बैटरी लाइफ और थर्मल इमेजिंग के साथ। प्रोफेसर जी एक्साइटेड हो गया। इनसे 90% डेंजर पहले ही डिटेक्ट हो जाएगा।
स्कॉर्पियन, बैलू और हॉर्नेट भी पास आ गए। पहले जहां स्काउट्स को जान रिस्क में डालकर रास्ता चेक करना पड़ता था, अब सब कुछ चेंज होने वाला था। सब लोग खाना खाकर रेस्ट करके पीक कंडीशन में आ गए। मूव आउट! इंजन्स की रोर ने जमीन हिला दी। चारों फैक्शंस का स्टील कॉन्वॉय स्काई डोम टेक पार्क की तरफ निकल पड़ा। बेडरॉक के हेवी ट्रक सबसे आगे थे, जो अबैंडन व्हीकल्स को राम से तोड़ते हुए रास्ता बना रहे थे। आग का कॉन्वॉय सेंटर में था, जहां बैलू ड्रोन्स के थ्रू सराउंडिंग्स मॉनिटर करते हुए कामली कमांड्स दे रही थी। हाइव की मोटरसाइकिल्स हॉर्नेट के लीड में दोनों फ्लैंक्स पर पेट्रोल कर रही थी। लाइट हाउस के ट्रक्स पीछे थे, जो प्रोफेसर जी, टेक टीम और सप्लाईज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी रेडियो में हाइव स्काउट की आवाज आई। 500 मीटर्स अहेड, स्मॉल लायन पैक, टोटल अराउंड 30, कोई म्यूटेटेड वेरिएंट नहीं। बैलू ने तुरंत ऑर्डर दिया, आर्क टीम 2, एलिमिनेट देम। ऑर्डर मिलते ही कुछ ऑफ रोड व्हीकल्स कॉन्वॉय से अलग हो गए और रूफ माउंटेड मशीन गन्स ने फायर खोल दिया। डेंस बुलेट्स ने लाइन पैक को कुछ सेकंड्स में खत्म कर दिया। सब कुछ इतना स्मूथ और एफिशिएंट था कि एक सेकंड भी वेस्ट नहीं हुआ। इसी वक्त कन्वीनियंस स्टोर में तुम फोल्डिंग बेड पर आराम से लेटे हुए मॉनिटर देख रहे थे, जहां ड्रोन्स का लाइव फुटेज आ रहा था। जब कॉन्वॉय स्काईडोम टेक पार्क से 1 किलोमीटर दूर रुका, तब तुमने क्लियरली देखा कि वो जगह एक छोटे शहर जैसी लग रही थी। 5 मीटर की हाई अलॉय वॉल्स पूरे एरिया को घेरे हुए थी और हर 100 मीटर पर एक वॉच टावर रेड वार्निंग लाइट्स के साथ चमक रहा था।